बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूनिट नंबर 1 हमने समरी स्टार्ट कर दी थी, कीवर्ड स्टार्ट कर दिए थे। आओ फटाफट इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें और इस चैप्टर को खत्म करें। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लें। इससे पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया है और उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद जो है हम ये वाली जो वीडियो कवर करेंगे, जिसमें आपको मैं बता देना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट इग्नू के हैं, सोल, एनसीवैब, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं के भी हैं, तो आप लोग जो है ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा काम की है। यूनिट नंबर 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है। यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल के ऊपर है। फिलहाल हम यूनिट नंबर 1 को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आओ स्टार्ट करें फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आप लोगों को अकाउंटिंग की डिफाइन अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके फीचर्स वगैरह भी डिस्कस कर दिए थे, रूल वगैरह भी मैंने आपको कोड वगैरह बता दिए थे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला पिछली वीडियो देखोगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ रही है? तो देखो, इसमें बहुत सारा लिस्ट दे रखी है, आप लोग इसमें खुद भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीड फॉर अकाउंटिंग, ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर डाल सकते हैं। अकाउंटिंग की हमें नीड क्यों पड़ती है? क्यों? ताकि अगर हम लोग, अगर आज जो भी चीजें हम कर रहे हैं, लाइक हम बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हमने कोई भी बिजनेस के लिए 50 आइटम खरीदी है और वो सारे अलग अलग प्राइस की है, और बहुत दिन बाद वो जाके सेल आउट होंगी, यानी वो बिकेंगी, तो कहीं ना कहीं हमें याद नहीं रहेगा। इसीलिए हमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, ताकि हम आराम से प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल सके, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है अकाउंटिंग का? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये बनाने क्यों जरूरी है? जैसे मान लो हमने सेल करा, गुड्स का सामान को बेचा, ठीक है, या तो हमें कैश पेमेंट मिली, तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो मनी की टर्म्स में, जिसे हम पैसे में तोल सकते हैं, यानी हमें उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने, यानी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है, उसका उद्देश्य ही यही है कि हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने हैं। ठीक है, नंबर टू है ये वाला, क्या है? टू एसेंटेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस कब पता चलता है? जब आप सारी की सारी इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हो। यानी कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो यानी कि आप क्या है? प्रॉफिट में है। किस में है? प्रॉफिट में। लेकिन अगर मैं इनकम कम कर दूं और एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ा दूं, तो यानी कि हम लॉस में है। ठीक है, उसके बाद आता है टू एसेंटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। यानी कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया था आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगती है। तो हमें उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इधर आपकी लाइबिलिटीज आती है, एक मिनट, लाइबिलिटीज इधर आती है, इधर अमाउंट आता है, इधर आपकी एसेट्स आती है और इधर आपका अमाउंट आता है। ठीक है, इसको आगे हम और डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल हमें इतना समझना है कि लाइबिलिटी मतलब हमारा कर्जा है और एसेट्स का मतलब हमारी क्या है? संपत्ति है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी जितनी भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उनको भी हमें अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है। जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन को लोन लेना है, तो यानी बैंक को अपने अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी जाके उसको कहीं ना कहीं लोन वगैरह मिलेगा। या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैनेजमेंट है, बैंक है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि जो, ये भी वर्ड मैंने आप लोगों को कराया था पिछली वीडियो में, तो वो देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग वगैरह है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। समराइजिंग, एनालाइजिंग क्या होता है, ये सब बता दिया था। बुक कीपिंग वैसे मैंने ऊपर ऊपर से बताया था। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये तीनों एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने 2023 के बच्चे जिनकी जून सेशन था उन लोगों को बहुत अच्छे से ये डिटेल में कराई थी, एक कोड बताया था। वो वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बुक कीपिंग अच्छे से समझा दिया, अकाउंटिंग भी समझा दिया था, अकाउंटेंसी भी आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक लाइन रट्टा नहीं लगानी है, याद भी नहीं रहेगा तो आप बस समझ लो और एग्जाम्पल डाल सकते हो। यूजर्स कौन से होते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, तो उसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले ओनर होता है, यानी कि हमारी सबसे पहले आता है ओनर, यानी मालिक जो है। मालिक का काम क्या है, यानी कि पूंजी लगाना, यानी कि कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना अपने बिजनेस के अंदर, और वो रिस्क लेता है तभी तो वो मालिक कहलाता है। और उसके बाद एट दी एंड उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। उसके बाद आता है मैनेजर। मैनेजर भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर ही आता है। जैसे कि प्लान बनाना, मैनेजर का काम क्या है, वो प्लान में मदद करता है, कंट्रोल करना, ये सारी चीजें में होता है। लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होता है, दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी जो अपने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं उधार पे, तो उसे हम क्रेडिटर का नाम दिया गया है। ठीक है। ऐसे टैक्स अथॉरिटीज है, एम्प्लॉइज है, इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर यानी कि जो अपना आगे किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे इन्वेस्टर का नाम दिया गया है। टैक्स अथॉरिटीज क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है, टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होती हैं। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। वैसे ये बॉक्स है, इसको अगर आपने समझ लिया तो वही ये फ्लो चार्ट है जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। तो बेसिकली क्या है कि यूजेस क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, यानी कि जो अकाउंटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला डिसीजन लेने में बहुत काम आता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम करता है ये। साथ ही साथ प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कैसे कंट्रोल करना है कौन सी चीज, और ये सारी की चीजें इसमें काम करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करता है। क्यों, द इन्वेस्टर मे बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानने के लिए, क्योंकि तभी तो वो पैसा लगाएंगे ना। ऐसे तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। आप अगर आप देखते हैं आजकल ट्रेडिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग पैसे लगाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यानी कि वो ऐसे ही नहीं लगा देते, वो पहले चेकआउट करते हैं कि कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, सॉल्वेंसी रेशियो कितनी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं। उसके बाद ही वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो कितने टर्म बाद हमारे पैसे को मिल जाएगा, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पेंडिंग तो नहीं है, सारी चीजें। ठीक है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मैंने काफी आप लोगों के लिए जितना सफिशिएंट था उतना मैंने डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बेसिकली एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, यानी कि अकाउंटिंग के फायदे हैं जो कि हर किसी के होते हैं, तो अकाउंटिंग के भी फायदे हैं, क्योंकि जब हमें अकाउंटिंग पढ़ाया जा रहा है तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं तो है। यानी सबसे पहला क्या है, रिप्लेस मेमोरी। ये हमारी मेमोरी को ना रिप्लेस कर देता है। वो कैसे, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है और उसने सपोज वो शर्ट का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ राम का। ठीक है, मैं राम का मोस्टली एग्जाम्पल लेती हूँ, तो आप लोगों को एग्जाम में आप डाल सकते हैं। राम का एक बिजनेस है जो कि कपड़ों का बिजनेस है उसका। तो वो जो भी होलसेलर की दुकान से बहुत सारे शर्ट्स लेकर आया। ठीक है, तो वो जो शर्ट्स लाया है वो अलग अलग प्राइस की है। ठीक है, कोई 1000 की है, कोई 1200, कोई 1500। लेकिन जब वो स्टॉक लाया था उस दिन तक उसको चीजें याद थी, लेकिन जब वो, ऐसा तो है नहीं ना कि आज वो सामान लेकर आया होगा और अगले दिन उसका सारा सामान बिक जाएगा और उसके पास सारा पैसा आ जाएगा, नहीं ना। तो यानी कि उसको काफी टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने, साल भी लग जाए उसको अपना सामान बेचते हुए। तो उसको याद नहीं रहेगा ना कि कितने की शर्ट कितने की आई थी। ठीक है, क्योंकि प्राइस सबके अलग अलग थे, इसीलिए अगर एट दी एंड वो याद नहीं रखेगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि मैं कितने में लाया था और मेरे को कितने में बेचना है। तो इसी सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और जब हमें अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें अपने चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए रिप्लेस मेमोरी आपको याद रहेगा, एग्जाम्पल आप जरूर डालें। सेकेंड वन इज प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट्स। ये क्या होता है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी हमारे हाथ में कितना पैसा है, बैंक में कितना है, स्टॉक कितना है, ये यानी कि एसेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बन जाती है, क्यों,
क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उससे इजीली आप साल के एंड में पता लगा सकते हैं कि आपको फायदा हुआ है या लॉस हुआ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, संपत्ति ज्यादा है या कर्जे ज्यादा है, ठीक है। साथ में इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है कुछ, जैसे कि मैंने अभी लोन का आपको एग्जांपल दिया, तो सेम वही पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और एक चीज और मैं साथ साथ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट को किसी भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कोई भी डाउट आता है, आपका अपना चैनल है, आप आराम से कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ एक बात इंपॉर्टेंट ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जून सेशन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने पेपर क्रैक करा है, और उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया वीडियोस को, और लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। अगर आप जो भी दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं या जो बैक वाले हैं, वो भी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट की बैक आई है, 100% श्योरिटी होगी कि आपको 100% पास हो जाओगे, क्योंकि बार बार बैक का पेपर देना बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें आप लोगों की डिग्री जो होती है, बेसिकली जब फाइनल डिग्री तैयार होती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गैप आना शुरू हो जाता है, तो पता लग जाता है कि आपकी री आई है, ठीक है। एक दो बार आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार रिपीट होता रहेगा, तैयारी नहीं करोगे तो इग्नोर देता रहेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी देती रहती है। अगर आप 100% क्लियर करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में चांस नहीं लेना चाहते, तो आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। और आप इस नंबर पे जो है 8178359562 पेड कोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल काम के हैं, फालतू लाइंस नहीं पढ़नी, इतना पढ़ के चले गए तो आपको कोई बुक, राइटर की बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब ये समझ लो, कोई राइटर की बुक ना खरीदो, सोल की बुक, कुछ नहीं जरूरत, आपको किसी भी टाइप की बुक की जरूरत नहीं है, अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए तो, ठीक है। इस तरीके से नोट प्रिपेयर किए गए हैं। उसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि अगर आप मान लो कि हर साल अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको ये पता लग जाएगा पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपने पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर लिया। जैसे हम स्कूल की परसेंटेज करते हैं, जैसे कि लाइक कोई भी स्टूडेंट है, उसके 11th में कितने मार्क्स है, सपोज आपके 12th में 58% आए, और ग्रेजुएशन में आपने एग्जाम सपोज दे दिया और उसमें आपके 70 आ गए, तो आपने कंपेयर करा ना कि किस बार अच्छे आए हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन है, कुछ बुराइयां हैं, तो वो क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो होता है कि कहीं ना कहीं, मैं आपको यह बता देती हूँ, हाँ, दे डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन इवन विच आर नॉट अ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है उसको हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है, ठीक है। अब हम बोले कि ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमने उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है ना, ये इसकी बुराई हो गई। उसके बाद हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी जो डेटा है वो हिस्टोरिकल इन नेचर है, यानी जो अकाउंटेंट अडॉप्ट क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द बेसिस इन रिपोर्टिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में हैव मच मोर वैल्यू देन व्हाट इज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, यानी कोई कोई चीजें ऐसे होती हैं कि हिस्टोरिकल नेचर में ही उसे काउंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है फैक्ट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पर्सनल जजमेंट, ठीक है। इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि जिनको 11th क्लास के पॉइंट्स याद है, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये पढ़ना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है आप लोगों का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप लोगों को मैंने कैश बेसिस भी समझा दिया पिछली वीडियो में, और एक्रूवल बेसिस भी समझा दिया था। सो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग भी पिछली वीडियो में समझ लिया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग क्या होता है, एक एक चीज अच्छे से बता दी थी। सो हम लोगों ने इसके कीवर्ड्स पहले ही देख लिए थे। सो इस चैप्टर को मैंने अच्छे से करा दिया है आप लोगों को, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 2 है, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स, उसको देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।